Empathy classes 247 मोस्ट वेलकम टू यू माय डियर चिल्ड्रन। बच्चों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 1B के सवाल। पिछली वीडियो में हम आपको बताए थे प्रश्नावली 1A के सवाल। प्रश्नावली 1A के लगभग सभी प्रश्नों की चर्चा हम किए थे। यहाँ आज हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 1B के सवाल। तो यदि चैनल पर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो अच्छी लगे, वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो आइए देरी न करते हुए हम शुरू कर रहे हैं। जैसा कि प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले प्रश्न का पहला खंड दिया हुआ है 40। इसे हमें इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना है। तो क्या करेंगे, 40 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ये हो जाएगा 40 का अभाज्य गुणनखंड, और साथ ही 40 को इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर दिए। इसी को चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पावर 3 इंटू 5, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों उत्तर सही है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये दूसरे का खंड देख लेते हैं। दूसरे खंड में लिखा है 156 लिखा है। तो बच्चों, अगर छोटी संख्या है तब तो हम उसका गुणनखंड मौखिक कर लेते हैं। अगर संख्या बड़ी हो, मान लीजिए इससे भी बड़ी संख्या हो, तब तरीका क्या है, तब हम बारी बारी से जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इनसे बारी बारी से कटा के देखते हैं। तो यदि 2 से हम इसे काटें तो 2 7 14, 1 बचेगा 16, 2 8 16। फिर 2 से काटें तो 2 3 6, 1 बचेगा 18, 2 9 18। फिर 3 से काटेंगे, 3 कम 3, 3 के 9, इसके बाद 13 से काट लेंगे तो ये एक बार में कट जाएगा। इस प्रकार 156 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 13। इस प्रकार 156 को इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया गया। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि प्रश्न नंबर 1 के बाकी खंड आप आराम से कर लेंगे। अब आइए हम चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 2 देख ले रहे हैं क्या है। प्रश्न नंबर 2 सवाल एक बार हम पढ़ दे रहे हैं। सवाल में दिया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दूसरे प्रश्न में पूर्णांकों के कुछ युग्म दिए गए हैं, पूर्णांकों के कुछ जोड़े दिए गए हैं। प्रत्येक जोड़े का हमें HCF और LCM ज्ञात करना है, और साथ ही यह जांच भी करना है कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। तो बच्चों जान लीजिए, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका HCF गुणे LCM। 2 संख्याओं का गुणनफल, ये याद रख लेना है, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन्हीं संख्याओं का HCF और LCM के गुणनफल के बराबर। LCM और HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ये HCF को क्या कह लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जिसे हिंदी में हम मौसा भी कह लेते हैं। और ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, जिसे हम हिंदी में लौसा भी कह लेते हैं। मौसा का पूरा नाम क्या होता है, महत्तम समापवर्तक होता है, और लौसा का पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्त्य। तो ये महत्तम समापवर्तक होता है, ये लघुत्तम समापवर्त्य होता है। अब इसमें देखिए यहाँ पर 4 चीज़ें हैं, 2 संख्याएं हैं, HCF है, LCM है। इनमें से यदि हमें कोई 3 मालूम हो तो चौथे को हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं।
यहाँ से HCF अगर हमें ज्ञात करना हो तो HCF बराबर क्या मिल जाएगा हमें, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा LCM हो जाएगा। यदि LCM ज्ञात करना हो तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा HCF हो जाएगा। तो आइए शुरू कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 का पहला खंड दिया हुआ है, इसमें दो पूर्णांक दिए गए हैं 26 और 91। 26 और 91 दिए गए हैं ये दो पूर्णांक। तो पहले तो हमें दोनों पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कर लेना है। इसके बाद फिर जांच करना है कि क्या इन दोनों पूर्णांकों का गुणनफल इनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। तो आइए पहले ज्ञात करते हैं। ज्ञात करने के लिए दोनों ही पूर्णांकों का पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 गुणे 13। 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें मिलेगा 7 गुणे 13। अब इसलिए दोनों का HCF क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा। HCF लेते समय हम क्या करते हैं, दोनों ही संख्याओं के गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं उन्हीं को लेते हैं। तो उभयनिष्ठ कौन है इसमें, 13 उभयनिष्ठ है। तो HCF हो जाएगा हमारा 13। LCM क्या हो जाएगा, LCM लेते समय हम क्या करते हैं, किसी भी गुणनखंड को छोड़ना नहीं है, किसी भी गुणनखंड को छोड़ते नहीं हैं। और कोई भी गुणनखंड किसी भी संख्या के गुणनखंड में अधिक से अधिक जितनी बार रहता है हम उतनी बार ले लेते हैं, किसी को छोड़ना नहीं है। तो LCM क्या हो जाएगा, 2 हम ले लेंगे, भले ही इसमें 2 नहीं है फिर भी 2 लेना है, किसी को छोड़ना नहीं है। 7 हम ले लेंगे, 7 इसमें नहीं भी है फिर भी ले लेंगे। 13 इसमें एक बार है, इसमें भी एक बार है तो एक ही बार लेंगे 13। ये हो जाएगा LCM। गुणा कर देंगे, 13 7 91, 91 दूनी हो जाएगा आपका 182। तो ये आ गया LCM। ये HCF हो गया और ये LCM हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। आंसर तो आ गया, HCF और LCM तो हम निकाल दिए। अब हमें जांच करना है। क्या करना है, जांच करना है। किसकी जांच करनी है, जांच हमें ये करना है कि क्या इन दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो इनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। तो आइए जांच करते हैं। पहले इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दे रहे हैं आपस में। 26 गुणे 91, देख लो ना, 26 गुणे 91 कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए 26 में 91 का। ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 9 6 के 54 को 4 हासिल 5, 9 दूनी 14, 5 19 हो जाएगा। ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये आपका 9 हो गया और ये आपका 1 हो गया, 1966 आ गया। ठीक है ना। 26 में 91 का गुणा करेंगे, 1 6 का 6, 1 2 2 हो गया, 9 6 के 54 हासिल 5 और 9 दूनी 18 और 5 23 होगा ये ना, ये आपका 23 हो जाएगा, 23। तो ये कितना आ जाएगा गुणनफल आपका, 2366 आ जाएगा। तो ये गुणनफल हमारा हो गया 2366। अब HCF और LCM का आपस में गुणा कर लेना है। HCF और इंटू LCM ये गुणा कर ले रहे हैं। 13 का गुणा कर देंगे 182 में, तो क्या मिल जाएगा हमें, 13 दूनी 26 को 6 हासिल 2, 13 8 104, 104 और 2 106 हासिल 10 होगा। 13 कम 13 और 10 23। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये दोनों गुणनफल जो हैं आपस में बराबर हैं, दोनों ही गुणनफल बराबर हैं। इसका मतलब कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। इस प्रकार ये जांच हो गई। तो यहाँ हम लिख देंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो इस प्रकार ये जांच हो गई। तो ये रहा प्रश्न नंबर 2 का पहला खंड। हम आशा करते हैं कि इसके बाकी खंडों को आप स्वयं कर जाएंगे। अब हम चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 3 को देख ले रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है हमारा, तीसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न में लिखा है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करने हैं। HCF LCM ज्ञात करना है। ये नीचे कुछ पूर्णांक दिए गए हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। पहला खंड दिया है 12 15 21,
12 दिया है, 15 दिया है और 21 दिया है। तो क्या करेंगे, इन सभी का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। सभी का अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे, सबका अभाज्य गुणनखंड। 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। 15 का 3 गुणे 5 हो जाएगा। 21 का 3 गुणे 7 हो जाएगा। अब हमें HCF लेना है। HCF में जैसा कि आप जानते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंडों को ही लिया जाता है। तो अगर 2 की बात करें तो 2 इसमें तो है, लेकिन इसमें नहीं है, 2 नहीं लेंगे। 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो मौसा हमारा हो जाएगा 3, HCF हो जाएगा हमारा 3। LCM देख लेते हैं। LCM लेते समय क्या करते हैं, किसी भी गुणनखंड को छोड़ना नहीं है, किसी भी गुणनखंड को छोड़ना नहीं है। और कोई भी गुणनखंड किसी भी संख्या के गुणनखंड में अधिक से अधिक जितनी बार रहेगा उतनी बार हम ले लेंगे। तो अगर 2 की बात करें पहले, तो 2 इसमें 2 बार है, भले ही इनमें नहीं है फिर भी हम 2 को 2 बार ले लेंगे। अब 3 की बात करें तो यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, तो एक बार ही 3 लिया जाएगा। 5 की बात करें तो यहाँ है, भले ही कहीं नहीं है लेकिन यहाँ एक बार है तो एक बार लेंगे। किसी भी गुणनखंड को छोड़ना नहीं होता है। 7 भी ले लेंगे। अब ये आपस में गुणा कर देंगे सबका। 2 दूनी 4, तिहाई 12, 12 पचे 60 और 60 साते 7 छक 42, 420 हो जाएगा। तो ये हमारा LCM हो गया और ये हमारा HCF हो गया। ये दोनों आंसर हो जाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि प्रश्न नंबर 3 के शेष खंडों को आप निश्चित ही कर जाएंगे। अब हम बढ़ रहे हैं आगे। यदि कोई खंड नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसका हल हम आपको अगली वीडियो में अवश्य प्रोवाइड कराएंगे। तो अब आइए हम चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। चौथा प्रश्न लिखा है, यदि HCF 306 657, प्रश्न ऐसे लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 4 NCERT प्रश्न है। इस प्रश्नावली के अधिकांश प्रश्न NCERT के प्रश्न हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। NCERT का प्रश्न है ये भी। तीसरा भी आपका NCERT था, दूसरा भी NCERT प्रश्न था, पहला भी NCERT था, तो ये भी NCERT का प्रश्न है। लिखा है यदि HCF 306 657, ऐसे सवाल लिखा है, यदि HCF 306 और 657 बराबर, कि इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि 306 और 657 का HCF दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है HCF, बराबर लिखा है 9 लिखा है। तो हमें LCM 306 और 657 ये ज्ञात करना है। क्या मतलब कि 306 और 657 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF दिया हुआ है, इन्हीं दोनों का हमें LCM ज्ञात कर लेना है। तो बच्चों अभी हम आपको बताए हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणे HCF या HCF गुणे LCM होता है। 2 संख्याओं का गुणनफल उनके मौसा और लौसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो वहाँ से हमें LCM बराबर क्या मिल जाएगा, LCM बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल अब बटा HCF हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा और बटे हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल ऊपर क्या हो जाएगा, 306 गुणे 657 हो जाएगा और नीचे बटा में दोनों का मौसा कितना है 9 कर देंगे। अब कटा देंगे, देखते हैं 9 से कटेगा तो 9 कम 9 से इसको काटेंगे, 9 3 27, 3 बचेगा, 6 उतारेंगे 36 हो जाएगा, 9 चौके 36। अब 657 में 34 का गुणा कर देंगे, 657 में 34 का गुणा कर लेंगे। 4 सत्ते 28 को 8, 4 पाँचे 20 और 2 22, 4 छक्का 24 और 2 26, 3 साते 21 को 1, 3 पाँचे 15, 2 17, 3 छक्का 18 और 1
19 हो जाएगा। जोड़ लेंगे, ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, 7 6 13 को 3 हो गया, 9 2 11 1 12 हो जाएगा और यहाँ 1 1 2 हो जाएगा, अर्थात ये आ गया हमारा 22,338। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 306 और 657 का एलसीएम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, पांचवा सवाल में दिया हुआ है यदि HCF 225 और 60। प्रश्न नंबर 5 लिखा है यदि HCF कितने का HCF 225 और 60 ये दिया हुआ है, किसके बराबर दिया है? HCF 225 और 60 का मतलब 225 और 60 का HCF ही दिया हुआ है। कितना बराबर दिया हुआ है? यानी HCF को ही किसी रूप में लिखा है। क्या लिखा है? लिखा है 225 गुणते 5, लिखा है 225 गुणते 5 माइनस लिखा है 10x, -10x लिखा है। तो x की वैल्यू बतानी है हमें, x की वैल्यू बतानी है, x का मान बताना, ये सवाल है आपका। मतलब HCF 225 और 60, 225 और 60 का HCF को इस रूप में लिखा गया है, तो x का मान बताना है। तो बस हम क्या करेंगे, 225 और 60 का HCF निकाल लेंगे और जो हमारा HCF आएगा उस HCF को इसके बराबर कर देंगे। एक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन को हल कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए देखते हैं, 225 और 60 का पहले हमें HCF निकालना है, तो इन दोनों का ही हम अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। 225 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा। 3 3 के 9 5 45, 5 225 होता है। अब 60 का कर लेंगे, 60 का करेंगे तो हमें मिलेगा 10 छक्के 60 होता है या 20 तिहाई 60 होता है, 20 तिहाई 60, तो क्या मिल जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5 हो जाएगा। 2 तिहाई 6 2 दूनी 4 3 12 5 60 हो जाएगा। अब इन दोनों का HCF हमें ले लेना। HCF में जैसा कि जानते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंडों को लेते हैं, तो उभयनिष्ठ 3 जो है यहाँ 1 बार है, 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो 1 बार 3 लेंगे बस। 2 इसमें तो है, इसमें नहीं है तो 2 नहीं लेंगे, और 1 बार 5 उभयनिष्ठ है तो 5 ले लेंगे। 3 गुणे 5 हो जाएगा, अर्थात ये आ गया हमारा HCF 15। अब इस HCF को हम इस HCF के बराबर कर लेंगे प्रश्नानुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मिल जाएगा हमें, प्रश्नानुसार 225 गुणते 5 माइनस 10x, यही किसके बराबर दिया हुआ है, यही 15 के बराबर दिया है, यानी 15 बराबर इतना दिया हुआ है। अब इसको हल करके हम x का मान निकालेंगे। 10x को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 10x को इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा 10x बराबर, ये 225 में 5 का गुणा कर लेंगे, 5 का गुणा करेंगे 50 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 1125 हो जाएगा। 15 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्या मिलेगा, या 10x बराबर क्या मिल जाएगा हमें, 1125 से 15 घटा देंगे 1110 बचेगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 10 इधर जाएगा बटे हो जाएगा, अर्थात ये हो गया हमारा 111। x की वैल्यू आ गई 111, 111 आ गई x की वैल्यू, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये रहा आपका प्रश्न नंबर 5। अब देरी न करते हुए हम बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। आइए प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है, एक बार हम सवाल पढ़ दे रहे हैं। दिया है यदि HCF 120-225, लिखा है यदि, प्रश्न नंबर 6 छठा प्रश्न है, लिखा है यदि HCF 120 और 225 का HCF कितना दिया हुआ है, ये बराबर लिखा है 15, बराबर 15 दिया हुआ है 15। तो हमें LCM ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है 120 और 225। तो बच्चों अभी हम बताए हैं प्रश्न नंबर आपको
4, प्रश्न नंबर 4 में बताए हैं 306 और 657 का HCF दिया हुआ था, LCM ज्ञात करना था, यानी बिल्कुल ये प्रश्न नंबर 4 की भांति है। प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 4 ये दोनों सेम क्वेश्चन हैं, तो हम आशा करते हैं कि आप प्रश्न नंबर 6 को आप स्वयं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या है। तो प्रश्न नंबर 7 को हल करने से पहले एक चीज़ हम आपको बता दें, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना किस विधि से? वृक्ष विधि से। किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड वृक्ष विधि से ज्ञात करना। वृक्ष विधि से हम किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, इसको पहले समझ लीजिए, तब इसके बाद प्रश्न नंबर 7 आराम से कर सकते हैं। तो आइए कोई भी संख्या लीजिए, जैसे मान लीजिए हम 225 ले रहे हैं, इसका हमें गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है वृक्ष विधि से। तो क्या करेंगे, या इसे एक बॉक्स में बंद कर देंगे इस संख्या को, यहाँ से 2 शाखाएं निकालेंगे। पहली शाखा जो बाएं तरफ वाली होगी इधर भी एक बॉक्स बना लेंगे, और दाएं तरफ वाली जो होगी इधर भी एक बॉक्स बना लेंगे। बाएं तरफ वाले बॉक्स में हमें क्या लिखना होगा, देखिए जिस प्रकार से आप ऐसे अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना, पहले 2 से काटते हैं, 3 से काटते हैं, 5 से काटते हैं, 7 से काटते हैं, इन संख्याओं से काटते हैं ना, तो यदि हम इस संख्या को 3 से काटें तो हमें क्या मिलेगा, 3 7 21, 3 5 15, 75 बार में एक संख्या कट जाएगी हमारी। तो जिस संख्या से इसे हम काटेंगे उस संख्या को बाएं तरफ वाले बॉक्स में लिखेंगे, और जितनी बार में संख्या कटेगी उस संख्या को हम दाएं वाले बॉक्स में लिखेंगे, यानी ये भाजक हमारा होगा और ये हमारा भागफल होगा। तो इधर बाएं तरफ भाजक लिखा जाएगा और बाएं तरफ भागफल लिखा जाएगा। अब पुनः 75 को भी काटेंगे ना, काटते हैं ना, तो फिर यहाँ से हम फिर 2 शाखाएं निकालेंगे। 75 को जिससे काटेंगे उस संख्या को बाएं वाले बॉक्स में, और जितनी बार में काटेंगे उस संख्या को दाएं वाले बॉक्स में लिखेंगे। तो 3 से काटेंगे 75 को, तो कितनी बार में कटेगा, ये 25 बार में कट जाएगा। यहाँ से फिर 2 शाखाएं हम निकालेंगे 25 से। अब 25 किससे कटेगा, तो 5 से कटेगा। कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। फिर यहाँ से 2 शाखाएं हम निकालेंगे, अब ये 5 से कटेगा। कितनी बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। जब इधर दाईं ओर लास्ट वाले बॉक्स में हमें 1 प्राप्त हो जाए, अब ये प्रक्रिया करना हम बंद कर देंगे, और ये बाएं तरफ वाले जो भी बॉक्स हैं, बाएं तरफ वाले बॉक्स में जो भी संख्याएं लिखी हुई हैं, यही ऊपर दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड होंगी। तो 225 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 5 और × 5। इस प्रकार वृक्ष विधि द्वारा किसी भी अभाज्य संख्या का गुणनखंड ऐसे मिलता है। हाँ, तो एक चीज़ आप जान लीजिए, आप जहाँ से 2 शाखाएं निकली हुई हैं, दोनों ही शाखाओं की संख्याओं का गुणनफल जो होगा इस संख्या के बराबर होगा। 75 और 3 का गुणनफल 225 होगा, 3 और 25 का गुणनफल 75 होगा। बिल्कुल इसी पर आधारित आपका है प्रश्न नंबर 7। तो आइए देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर 7 को। प्रश्न नंबर 7, यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है और इस बॉक्स में संख्या लिखी है y लिखा हुआ है। यहाँ से 2 शाखाएं निकली हुई हैं। अब हम जैसे यहाँ शाखाएं नीचे निकाले थे, ये बगल में निकाला है। 2 शाखाएं निकली हुई हैं। एक शाखा में लिखा हुआ है आपका x और एक शाखा में 4 लिखा है। एक में x लिखा है, एक में 4 लिखा है। तो बताइए x और 4 का गुणनफल y के बराबर होगा ना, तो होगा। फिर आगे शाखा निकली हुई x से पुनः 2 शाखाएं निकली हुई हैं। एक शाखा में लिखा हुआ है आपका 7 और एक में 3 लिखा हुआ है। इसमें 3 लिखा है, इसमें 7 लिखा है। बस इतने ही शाखाएं हैं, हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो बताइए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x किसके किसके गुणनफल के बराबर होगा, इन दोनों शाखाओं के गुणनफल के बराबर होगा। 7 × 3 होगा बराबर 21 हो जाएगा।
और y बराबर क्या होगा, y x और 4 के गुणनफल के बराबर होगा, तो y बराबर x गुणे 4 होगा। अब x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 21 इंटू कर देंगे 4 बराबर ये हो जाएगा हमारा 84, 84 हो जाएगा, 21 चौक 84। तो ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू हो गई, x का मान हो गया, ये y का मान हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये रहा आपका प्रश्न नंबर 7। अब आइए हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 8 को देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि 18 और 117 के HCF को, प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है 18 एवं 117 के HCF को, 18 और 117 के HCF को देखिए इस रूप में लिखा हुआ है। किस रूप में लिखा है, 18m-117, 18m-117 इस रूप में लिखा गया है। 18 और 117 के HCF को लिखा गया इस रूप में। तो हमें यम का मान बताना है। सेम जैसे आपको प्रश्न नंबर हम अभी बताए हैं 5, प्रश्न नंबर 5 बताए हैं, जो 5 जिसमें x की वैल्यू निकाले हैं, बिल्कुल प्रश्न नंबर 5 की भांति है हमारा ये प्रश्न नंबर 8। फिर भी आइए दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा। प्रश्न नंबर 8 तो यम का मान बताना है, इसके बाद एक काम और करना होगा, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात कर लेना है। तो पहले आइए यम की वैल्यू निकालने के लिए हम 18 और 117 का क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। तो 18 का भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, 2 3 6 18। 117 का भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 13 हो जाएगा, 3 3 के 9, 13 9 117 होता है। तो इसलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF। अब उभयनिष्ठ यानी कॉमन गुणनखंडों को ले लेते हैं। तो कॉमन कौन है, 2 3 है, यहाँ भी 2 3 है, यानी 3 2 बार जो है कॉमन है, तो 3 हम ले लेंगे 2 बार, ये बराबर हो जाएगा हमारा 9। अब 18 और 117 के HCF को इस रूप में लिखा गया है, मतलब 9 को ही इस रूप में लिखा गया है। तो प्रश्नानुसार 18m-117 इज इक्वल टू लिखा है 9, ये 9 के रूप में लिखा गया है। अब यहीं से हम यम का मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से हमें 18m बराबर क्या मिल जाएगा, 9, और ये 117 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 117, इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा, इनको जोड़ लेंगे, 117 और 9 हो जाएगा 126 हो जाएगा, और बटा ये 18 हो जाएगा। 18 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 18 7 126 होता है, 18 छक्का 108, 18 7 126। ये यम की वैल्यू आ गई, यम का मान आ गया 7, ये उत्तर हो जाएगा हमारा। अब आगे हमें क्या कर लेना है कि 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कर लेना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लसा ज्ञात कर लेना है। तो लसा आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से एलसीएम निकाल सकते हैं। अब यहाँ 2 ले लेंगे एक बार, 3 2 बार ले लेंगे, और एक बार 13 ले लेंगे, ये गुणा कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 8। आइए चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 9 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए, प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के किसी मान के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी, अंक 0 पर समाप्त होगी, ठीक है। ये है आपका प्रश्न नंबर 9। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी, ये हमें चेक करना है। यानी n का कोई ऐसा मान है, n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो n का कोई ऐसा मान है जिसे 6 पर घात के रूप में चढ़ाया जाए
तो जो भी संख्या प्राप्त हो वो संख्या शून्य पर समाप्त हो। कहने का मतलब कि उस संख्या के इकाई के स्थान पर यानी लास्ट वाला जो अंक हो वो 0 हो। क्या n का कोई ऐसा मान है जिसे 6 पर घात के रूप में लिखा जाए? तो जो भी मान प्राप्त हो उसका वो 0 पर समाप्त हो, यानी लास्ट वाला अंक उसका 0 हो। जैसे 6 की पावर 2 करें तो कितना आएगा? 36 आएगा। लास्ट वाला अंक 6 है। अगर 6 की पावर 3 करें तो 216 आएगा। लास्ट वाला अंक क्या है? 6 है। तो क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 6 की घात n जो भी संख्या हो वो 0 पर समाप्त हो, मतलब लास्ट वाला अंक 0 हो? बस यही प्रश्न है बच्चों। तो हम आशा करते हैं कि प्रश्न समझ में आ गया होगा आपको। अब आइए इसका हल ढूंढते हैं। कैसे हल करेंगे देखिए। तो चलिए हम मान ले रहे हैं कि यदि n का कोई ऐसा मान है, यदि n के किसी मान के लिए संख्या इतना अंक शून्य पर समाप्त होगी तो निश्चित रूप से वह संख्या 5 से विभाजित होगी। क्योंकि बच्चों आप 5 से विभाज्यता का नियम छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे, जानते होंगे कि किसी भी संख्या के इकाई का अंक यदि 0 हो या इकाई के स्थान पर 5 हो तो वह संख्या पूरी विभाजित होती है। तो यदि हम मान लें कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए संख्या 6 पावर n 0 पर समाप्त होगी तो इसका मतलब कि वह संख्या 5 से अवश्य विभाजित होगी। आज जब 5 से विभाजित होगी तो उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 5 भी आना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी संख्या जो 5 से विभाजित होती है उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 जरूर आता है। 15 के अभाज्य गुणनखंड में 5 जरूर आएगा, 30 के अभाज्य गुणनखंड में 5 जरूर आएगा। तो जो संख्या 5 से विभाजित होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में एक गुणनखंड 5 अवश्य आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यदि n के किसी मान के लिए, यदि n के किसी मान के लिए हम कल्पना कर ले रहे हैं कि n के किसी मान के लिए ये जो हमारी संख्या है, संख्या कौन सी संख्या? 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है, अंक 0 पर समाप्त होती है, अंक 0 पर समाप्त होती है या समाप्त होगी। तो यदि n के किसी मान के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी तो क्या होगा? तो वह संख्या किससे? 5 से। वह संख्या 5 से अवश्य विभाजित होगी, 5 से अवश्य विभाजित होगी या विभाज्य होगी। 5 से अवश्य विभाजित होगी। अब 5 से विभाजित होने का मतलब कि उस संख्या के गुणनखंड में 5 अवश्य आना चाहिए। तब संख्या कौन संख्या? यही संख्या 6 पावर n। तब संख्या 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 होना चाहिए, 5 को आना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब देखते हैं कि 5 आएगा या नहीं आएगा। अब आइए देखते हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आएगा कि नहीं आएगा। अब 6 पावर n है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 इसकी घात n ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये बराबर क्या हो जाएगा? 2 पावर n गुणे 3 पावर n। इसका मतलब कि इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 ही आएंगे, 5 तो नहीं आएगा, इसमें 5 तो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि n का कोई ऐसा मान नहीं है जिसके लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। इस प्रकार ये जांच हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख ले रहे हैं 2 की घात n गुणे 3 की घात n। इसमें क्या है? इसमें 5 नहीं होगा, इसमें 5 नहीं होगा, इसमें 5 नहीं है लिख देंगे। इसलिए n का
n का कोई ऐसा मान नहीं है, यहाँ लिख देंगे n का कोई ऐसा मान नहीं है जिसके लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 9। बच्चों हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको अवश्य समझ में आया होगा। अब आज की वीडियो बच्चों बस यहीं तक। अगली वीडियो में फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी इसी के आगे, यानी प्रश्न नंबर 10 के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।